कैलकुलेटर मंगवाया ना। यस, बोलिए क्या बोल रहे हैं। सर मैंने जो कैलकुलेटर ऑर्डर किया ना, हम्म। रिसीव किया तो उसमें 1/10 कर रहा हूँ तो फ्रैक्शन में आंसर आ गया बस। 1/10 कर रहा हूँ तो फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है। 1/10 ही आ रहा है सर आंसर भी। अच्छा। एंड सर इसमें जीटी वगैरह और एम प्लस वगैरह कोई सा बटन भी नहीं है। एक बार अभी अपन क्लास के बाद में करते हैं डिस्कस। आप मुझे फिर उसका फोटो वगैरह वो भेजना, कौन सा मंगाया आपने। ओके सर। है ना, फिर अपन उसको देखते हैं एक बार फिर उस चीज को। ओके सर। हाँ, चलिए। हमारा मैंने एक लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा टॉपिक स्टार्ट किया था। इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक रह गया था, मिड ईयर एक्विजिशन। मिड ईयर एक्विजिशन के अंदर हमने पढ़ा था भी, जरूरी नहीं तो कि एक्विजिशन आप ईयर के स्टार्टिंग में, ईयर के एंड में ही करें। कई बार ऐसा भी होता है तो कि हम एक्विजिशन ईयर के मिड में अगर करते हैं तो वहां पर हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हुए नहीं होते हैं। तो जब आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बने हुए हैं तो हमें वहां पर अजम्पशंस लेने होते हैं। तो कि आपने जब अगर मिड ईयर एक्विजिशन किया है तो कि जो प्रॉफिट्स वगैरह हैं वो पूरे ईयर एक जैसे चल रहे हैं, हम ये अजम्पशंस लेते हैं। इट इज अज्यूम दैट प्रॉफिट्स अक्रू इवनली थ्रू आउट द ईयर। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, अगर ऑर्गेनाइजेशन का प्रीवियस ईयर में अगर उन्होंने टोटल प्रॉफिट अर्न करा है 15 लाख का, हम ये अजम्पशन लेंगे पूरे साल भर उन्होंने प्रॉफिट एक जैसा रहा है, तो 15 लाख अपॉन 12 तो 1,25,000 पर मंथ उनका प्रॉफिट रहा होगा। तो प्री एक्विजिशन हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 1,25,000 पर मंथ इंटू 3,3,75,000। और पोस्ट एक्विजिशन में हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 125 इंटू 9, 11,25,000 हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होगा। ये पॉइंट मैंने कल समझा दिया था। इसी के बेसिस पर हमारी एक्टिविटी नंबर 5 दिया हुआ था, इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या बोला है, ध्यान से देखें। इसमें क्या बोला है बेटा हमें, पैट अक्वायर्ड 80% ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ स्लैब। पैट ने क्या करा है, 80% पोर्शन अक्वायर करा है किसका, स्लैब का। तो यहाँ पर पैट कंपनी है, उन्होंने पोर्शन अक्वायर करा है किसका, स्लैब कंपनी का। और कितना परसेंट पोर्शन, 80% पोर्शन ऑफ द इश्यूड शेयर कैपिटल ऑफ स्लैब ऑन 30 सितंबर 2017। और कब अक्वायर करा, डेट ऑफ एक्विजिशन 30 सितंबर 2017 को आपने बिजनेस एक्वायर किया। द शेयर प्राइस ऑफ ईच ऑफ द एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शेयर इन द स्लैब वाज वन $4.50 एट द एक्विजिशन डेट। और एनसीआई के शेयर की वैल्यू बता दिया है $4.50 पर शेयर। वो हमारी एनसीआई के शेयर की वैल्यू दे दिया है। At the year end of 31st December 2017, the two companies have the following statement of financial position। आपकी बैलेंस शीट्स दे दी है। इन्वेस्टमेंट इन स्लैब बता रखा है 4,000 का। अदर एसेट्स दे दिए हैं 10,500 और 6,000। शेयर कैपिटल दे दिया है 6,000 और 1,000। शेयर प्रीमियम दे दिया है 500। ये सब कुछ हमें कब का दे रखा है बेटा, 31 दिसंबर 2017 का। जबकि हमने बिजनेस एक्वायर कब करा है, 30 सितंबर 2017 को। याद रखिएगा, हमने एक्विजिशन करा है 30 सितंबर 2017 को। और मेरा ईयर एंड होता है, एंड ऑन 31 दिसंबर 2017 को। इज इट क्लियर। मेरा ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को, जबकि मैंने एक्वायर करा है 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर तक का तो मेरा प्री एक्विजिशन में जाएगा। 30 सितंबर के बाद का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, वो मेरा पोस्ट एक्विजिशन में जाएगा। तो भाई मेरा ईयर अगर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से, कब तक बेटा, 31 दिसंबर तक। तो 30 सितंबर हमारा क्या है, डेट ऑफ एक्विजिशन। तो ये मेरा कहलाएगा प्री वाला, और ये मेरा कहलाएगा पोस्ट एक्विजिशन। अब हम आगे देखें और क्या बोला हमें, रिटेन शेयर प्रीमियम दे दिया है, रिटेन अर्निंग्स दे रखा है 1 जनवरी 2017 का 4,000 और 1,500।
और प्रॉफिट फॉर 2017 2017 का हमें प्रॉफिट दे दिया 2000 और 1000। ये हमें फिगर दे दिया, लाइबिलिटीज दे दी दिस बाय दिस। आपसे बोला है कैलकुलेट द गुडविल एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, आपको ओनली गुडविल कैलकुलेट करनी है, पूरा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाना है, हमें ओनली गुडविल कैलकुलेट करनी है। ये हमें क्वेश्चन में बोला है। गुडविल हमें निकालनी, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर, एनसीए वगैरह वो सब कुछ। और इसके अलावा वर्किंग नोट्स में उन्होंने बोला है क्या क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ग्रुप स्ट्रक्चर बनाना है, और सेकंड स्टेप में आप सेकंड वर्किंग नोट में आपको रिटेन अर्निंग्स निकालना है। तो हम सबसे पहले तो ग्रुप स्ट्रक्चर बना दें। यहाँ पर पैट कंपनी ने अक्वायर करा था किसको बेटा, स्लैब कंपनी को। डेट ऑफ एक्विजिशन हमारा था कितना था, डेट ऑफ एक्विजिशन 30 सितंबर 2017। और कितना परसेंट पोर्शन एक्वायर कर रखा था उन्होंने, 80% पोर्शन एक्वायर। यहां तक का पॉइंट क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। अब हम स्टार्ट करें। इसके अंदर सबसे पहले हमें चाहिए फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर। तो फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर वो हमें दिया हुआ है क्या बेटा, हमारा हमने इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा था 4000 का, ही दिया हुआ है बेटा। तो 4000 हमारा सबसे पहला क्या आ जाएगा, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड 4000। इज इट क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। भाई हमने इन्वेस्टमेंट जो था वो कितना कर रखा था 4000 का। उसके बाद में फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो बेटा पेरेंट कंपनी के पास में कितना पोर्शन है, 80% पोर्शन है। तो एनसीआई के पास कितना पोर्शन जाएगा, 20%। सब्सिडियरी की अगर मैं बात करूं, सब्सिडियरी की टोटल शेयर कैपिटल कितनी है बेटा, 1000 की। सब्सिडियरी की टोटल शेयर कैपिटल 1000, $1 का शेयर। सब्सिडियरी की टोटल शेयर कैपिटल है 1000 शेयर्स ऑफ $1 ईच। 80% पोर्शन पेरेंट के पास है, तो बाकी का 20% पोर्शन किसके पास होगा, आपका एनसीए के पास। तो दैट मीन्स 1000 का 20% कितने हो जाएंगे, 200 शेयर्स। ये पॉइंट समझ में आ गया है क्या। 1000 का 80% पोर्शन पेरेंट के पास है, तो 20% पोर्शन किसके पास है बेटा, एनसीए के पास। तो 200 शेयर्स हैं आपके, और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, एनसीआई की फेयर वैल्यू हमें दे रखा है कितना, 4.50 पर शेयर। तो 200 इंटू 4.50, वो हमारा हो जाएगा कितना, 900। तो यहाँ पर हमने टोटल लिख दिया 900, ये हो जाएगा हमारा 4900। यहाँ तक का पॉइंट हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या बेटा। ये मेरा टोटल आ गया। अब इसके बाद में फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एट एक्विजिशन। नेट एसेट्स एट एक्विजिशन हमें निकालना है, तो वही सबसे पहले हमें क्या लिखना है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हम देखेंगे कितनी दे रखी थी हमें, 1000। और शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, तो एज इट इज आ जाएगा शेयर कैपिटल कितना, 1000। फिर आगे चले हम। फिर उसके बाद में दे रखा है, एक सेकंड, या शेयर कैपिटल इधर लिख देता हूँ, पहले टोटल करके लिखेंगे फिर। ये 1000। फिर इसके बाद में हमें शेयर प्रीमियम, शेयर प्रीमियम भी हम देखें, हमें क्वेश्चन में गिवन है 500। शेयर प्रीमियम दे रखा है बेटा कितना, 500। तो वो हम मेंशन कर देंगे 500। और फिर उसके बाद में हमें निकालना है रिटेन अर्निंग्स। तो रिटेन अर्निंग्स का हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 2। रिटेन अर्निंग्स की अगर हम बात करें, तो रिटेन अर्निंग्स हमें यहाँ पर कितना कितना दे रखा है, रिटेन अर्निंग्स हमें दे रखा है बेटा पेरेंट कंपनी से रिलेटेड कितना है, 4000 1 जनवरी को, और इधर था कितना, 1500। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ओनली गुडविल की कैलकुलेशन से रिलेटेड, हमें बैलेंस शीट की रिटेन अर्निंग्स नहीं चाहिए, हमें ओनली गुडविल से रिलेटेड रिटेन अर्निंग्स चाहिए। तो गुडविल से रिलेटेड रिटेन अर्निंग्स कितनी थी, 1500। तो वो मैं फिर बोल रहा हूं, इन दिस क्वेश्चन वैल्यू
of retained earnings at acquisition required. So retained earning remaining of प्रीवियस ईयर की लेंगे हम, एंड करंट ईयर के अंदर 9 मंथ की, एंड 9 मंथ ऑफ करंट ईयर विल बी एडेड। मतलब सर, हमारा जो रिटेन अर्निंग्स दे रखा है, हमने एक्विजिशन कब करा था, 30 सितंबर को। यहाँ पर हमें दे रखा है 1 जनवरी 2017 का फिगर 1500। तो 1500 तो पूरा का पूरा आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा किससे रिलेटेड होगा, प्री एक्विजिशन से रिलेटेड। और ये जो 1000 दे रखा है, इस 1000 में हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का पूरे 2017 का बता रखा है 1000, मैंने क्या बोला, हम कौन सा लेते हैं, प्रोपोर्शनेट बेसिस पर। तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पर हम लेंगे, तो यहाँ पर हमारा, तो रिटेन अर्निंग्स 1 जनवरी का पूरा आ जाएगा 1500, और 9 मंथ का हमें निकालना है, तो वो कैसे निकालूंगा, 1000 × 9/12। सर 9 मंथ का क्यों लिया है, क्योंकि हमने बिजनेस एक्वायर करा 30 सितंबर को। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 9 मंथ का, तो वो कितना हो जाएगा, 750। तो 1500 और 750, 2250। तो ये आ जाएगा आपका रिटेन अर्निंग्स कितना, 2250। सर अगर हमें बैलेंस शीट के अंदर अगर निकालना होता तो फिर कैसे करते, उसमें फिर हमें प्रोपोर्शनेट बेसिस में हमें कौन सा लेना होता है, पोस्ट एक्विजिशन। तो फिर वहां पर हम कितना लेते हैं, सब्सिडियरी से रिलेटेड 250, और 250 का भी 80% लेते हैं। अगर बैलेंस शीट में हमें रिटेन अर्निंग शो करना होता सब्सिडियरी से रिलेटेड, तो टोटल आपका रिटेन अर्निंग था 1500, तो प्री वाला वो तो हटा देते, और 1000 था प्रीवियस ईयर का, 1000 में से भी 3 मंथ का हम लेते, और 3 मंथ के में भी कितना परसेंट लेते, 80%, क्योंकि पेरेंट के पास कितना होल्डिंग है, 80%। तो ये मेरा 2250 आ गया, 2250 को हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, 2250 रिटेन अर्निंग्स का। तो तीनों का टोटल करें हम, कितना कितना था, 1000 + 500 + 2250, तो हो जाएगा आपका 3750। 3750, 4900 में से 3750 माइनस करा, तो आपका फिगर आ जाएगा 1150। 1150, ये हमारा क्या आ गया, गुडविल आ गया है। क्लियर पांटी बेटा। ये सभी को क्लियर है, हर्षित, हर्षप्रीत, कशिका, केशव, निशिता, पलक। यस सर। ये मेरा बेसिकली एक्टिविटी नंबर 5 हो गया है। सर, हाँ बोले। तो बैलेंस शीट वाला पॉइंट एक बार एक्सप्लेन करेंगे। बैलेंस शीट वाला अगर पॉइंट होता तो उसमें हम क्या करते हैं बेटा, बैलेंस शीट के पॉइंट में आप रिटेन अर्निंग जो होता है पेरेंट कंपनी का, वो तो पूरा ले लेते हैं, यही करते क्या अपन। और रिटेन अर्निंग जब हमें सब्सिडियरी का लेना होता, तो सब्सिडियरी का कौन सा वाला लेते हैं, पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग इनटू परसेंटेज होल्ड बाय पेरेंट, यही करते हैं क्या बेटा। तो यस यहाँ सर। पर मेरा पोस्ट एक्विजिशन, आपका दो फिगर दे रखी थी, सब्सिडियरी की बात कर रहा हूं मैं। एक तो 1500, और 1500 तो कब का था, 1 जनवरी का। और टू ईयर 2017 का हमें दे रखा था कितना, 1000। तो ये तो पूरा का पूरा प्री का जाएगा क्या बेटा, 1500 तो। यस सर। और ये जो 1000 है, इस 1000 में भी हमने क्या बोला, मिड ईयर एक्विजिशन है। तो हमने तो यस। एक्विजिशन कब करा है, 30 सितंबर को। तो सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो यस। 1000 का 3 मंथ का,
कितना होता है 250, और इस 250 का कितना परसेंट पोर्शन है, 80% पोर्शन है क्या मेरे पास, यस सर। तो वो 200, ये किसका होता है, सब्सिडियरी से रिलेटेड। आ गई बात समझ में। यस सर। ये मेरी एक्टिविटी नंबर 5 हो गई है। इसी के बेसिस पर आपको एक्टिविटी नंबर 6 दे रखा है, जिसके अंदर एक पूरा क्वेश्चन दिया है। इसको भी मैं करा देता हूं ताकि एक क्वेश्चन और हो जाएगा, फिर आपको प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चंस कवर अप करने रहेंगे। ये क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। ऑन 1 जनवरी 2011 रेप्राइज कंपनी परचेज 80% ऑफ एनकॉर कंपनी। कब अक्वायर करा है बेटा, डेट ऑफ एक्विजिशन दे दिया हमें 1 जनवरी 2011। रिप्राइज कंपनी ने अक्वायर करा है एनकॉर कंपनी को, कितना, 80% पोर्शन, और परचेस कंसिडरेशन बता दिया कितना है, $2.4 million। द रिटेन अर्निंग एट द डेट वाज $1.7 million, और रिटेन अर्निंग्स रखा हुआ है आपके पास एट एक्विजिशन 1.7 million। आगे बोला हमें द फॉलोइंग ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द टू कंपनीज हैव बीन प्रिपेयर्ड एज एट 31 दिसंबर 2017 आर एस फॉलोज। आपको रिप्राइज और एनकॉर की आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। इन्वेस्टमेंट इन एनकॉर दे रखा 2400 और 0। अदर एसेट्स बता दिया 6820 और 3470। टोटल एसेट्स बता दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल दे दिया है 1500 और रिटेन अर्निंग्स दे दिया दिस बाय दिस। लाइबिलिटीज दे दी है। सबसे पहली चीज तो हमने यहाँ पर जो एक्विजिशन करा है वो कब कर रहे हैं बेटा, ईयर के स्टार्टिंग में कर रहे हैं। और ये जो बैलेंस शीट दे रखी है वो कब की दे रखी है, 31 दिसंबर 2017 की। जबकि हमने अक्वायर कब कर लिया था, 1 जनवरी 2011 को। तो ये तो बहुत बाद की दे रखी है बैलेंस शीट, आफ्टर 5 to 6 ईयर के बाद की दे रखी है बैलेंस शीट, ये याद रखिएगा। आगे हमें और क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट was valued at $6 lakh on 1 January 2016। मतलब ये एनसीआई के हमें फिगर दे दिया है एट एक्विजिशन, जो कितना है $6 लाख। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपके एग्जाम में क्या होता है बेटा, इस तरह से क्वेश्चन पुटअप होता है। एग्जाम का ये जो क्वेश्चन है लिखा हुआ भी है, एग्जाम स्टैंडर्ड मल्टीटास्क एग्जाम्पल। तो आपको जैसे अब यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, वैल्यू, अब आपको ये निकालना है। अभी यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, इन्होंने एक बॉक्स दे रखा है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो एक लिस्ट ओपन होगी। लिस्ट कैसे, पुल डाउन लिस्ट, ये नीचे आ गया। जैसे आप 1 पे क्लिक करोगे तो पुल डाउन लिस्ट में 5 पॉइंट्स आ गए। ऑप्शन ए 1044, 2400, 2600, 500 और 600। अब इनमें से कौन सा आंसर आएगा वो आपको वहां पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, जैसे पॉइंट नंबर 1 है तो पॉइंट नंबर 1 पे जैसे आप यहाँ पर इस पे क्लिक करोगे कि पुल डाउन लिस्ट 1 ओपन हो जाएगी। जहां पर 2 लिखा हुआ है तो वहां पर पुल डाउन लिस्ट नंबर 2 ओपन हो जाएगी। जहां पर 3 लिखा हुआ है तो पुल डाउन लिस्ट नंबर 3 ओपन हो जाएगी। अब आपको उनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो सेलेक्ट करके बताना है। 4 ऑप्शन लिखा हुआ है तो पुल डाउन लिस्ट नंबर 4, 5 लिखा हुआ है तो पुल डाउन लिस्ट नंबर 5 हमारी ओपन हो जाएगी, पुल डाउन लिस्ट नंबर 5। आ रही है बात समझ में। तो हमें इन 5 ऑप्शंस में से आंसर बताना रहेगा। तो हमें क्या बोला है, कंप्लीट द फॉलोइंग, डिटरमाइन द गुडविल। आपको गुडविल डिटरमाइन करने के लिए ये चीजों को कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमें बोला वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एट एक्विजिशन। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इन एनकॉर कंपनी हेल्ड बाय रिप्राइस कंपनी। तो इन्वेस्टमेंट जो कर रखा है, तो इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, 2400 का इन्वेस्टमेंट कर रखा है क्या। तो हमारा यहाँ पर अगर आप लिस्ट नंबर 1 ओपन करेंगे तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 2400, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर आंसर, 2400। इज इट क्लियर। फिर उसके बाद में हम क्या लेते हैं, इन्वेस्टमेंट के बाद में सेकंड पॉइंट क्या लिया जाता है हमारा। अब उसमें पुल डाउन लिस्ट नंबर 2 देखें, इक्विटी शेयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट एनसीए एट एक्विजिशन अदर एसेट्स और रिटेन अर्निंग्स। क्या आता है बेटा पुल डाउन लिस्ट नंबर 2 में, क्या आएगा वहां पर, इन्वेस्टमेंट के नीचे एनसीआई। एनसीआई एट एक्विजिशन। तो ये हमारा आ जाएगा एनसीआई एट एक्विजिशन।
और एनसीएट एक्विजिशन में हमें यहाँ पर फिगर लिखना है, तो पुल डाउन लिस्ट नंबर 1, लिस्ट नंबर 1 के अंदर क्या दे रखा था हमें, एनसीआई की वैल्यू दे रखी थी क्या, $6 लाख, और वही 000 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 600। तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा कितना, 600। क्लियर पॉइंट। और ये टोटल आ गया 2400 और 600 कितना, 3000। सही है यहाँ तक की बात। इसके बाद में फिर हमें वही फेयर वैल्यू ऑफ इनकॉस कंपनी नेट एसेट्स एट एक्विजिशन, इक्विटी शेयर कैपिटल। और इक्विटी शेयर कैपिटल देखो भाई क्वेश्चन में कितनी दे रखी थी हमें, एनकॉर की कितनी थी, 500 थी क्या शेयर कैपिटल, तो वो हम मेंशन करेंगे। लिस्ट नंबर 3 में देखो, देखे 500 दे रखा है क्या हमें, हाँ सर ये रहा 500। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, 500। उसके बाद में फिर क्या लेते हैं हम इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद में, शेयर प्रीमियम। अगर शेयर प्रीमियम दे रखा हो तो, शेयर प्रीमियम नहीं दे रखा तो फिर क्या लेंगे, रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा फिर रिटेन्ड अर्निंग। कौन सी लिस्ट में था, लिस्ट नंबर 4। देखो भाई दे रखा है कि उसमें लिस्ट नंबर 4 में रिटेन अर्निंग्स, हाँ सर ये रहा रिटेन अर्निंग। आगे पॉइंट यहाँ तक। फिर उसके बाद में उसकी वैल्यू हमें लिखनी है, तो रिटेन अर्निंग्स की फिगर हमें निकालनी पड़ेगी थर्ड नंबर के पॉइंट पर। तो देखो देखिए रिटेन अर्निंग्स का थर्ड नंबर के पॉइंट पर अब हमें रिटेन अर्निंग्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा क्या बेटा, रिटेन अर्निंग्स की हमें फिगर कैलकुलेट करनी होगी। देखिए भाई हमें रिटेन अर्निंग्स कितना कितना दे रखा है, 6720 और 2600। अच्छा एक्विजिशन का तो रिटेन अर्निंग डायरेक्टली दे रखा है 1.7 मिलियन। 1.7 मिलियन का मतलब कितना हो जाएगा, 17 लाख। और अगर इसका 000 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1700 हो जाएगा क्या बेटा। तो रिटेन अर्निंग्स एट एक्विजिशन हमें दे रखा है कितना, 1700। और 500 और 1700 टोटल कितना हो गया, 2200। ये भी सही है। वही फिर क्या निकल जाएगा, गुडविल एट एक्विजिशन 3000 माइनस 2200, तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा क्या, 100। 800। यहां तक का पॉइंट क्लियर। सर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि एग्जाम में, ये तो मल्टीटास्क बहुत इजी था। कंसेप्ट बेटा आपको समझ में आ गया था इसलिए इजी लग रहा है, बच्चों के तोते उड़ जाते हैं इस चैप्टर में। ये चैप्टर अगर देखा जाए कंसोलिडेशन, बहुत टफ चैप्टर है बेटा। आप इसके बुक में अगर आप समझो तो बुक में समझ में भी नहीं आएगा। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ इसका, कहाँ गया है इसका, पहले था इसका, पुरानी बुक में तो था, अभी हटा दिया है इन्होंने। इस वाली बुक में से कुछ टॉपिक्स दे रखे थे तो समझ में भी नहीं आते थे बेटा क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेशंस क्या दे रखी है। अब जैसे ये इन्होंने यहाँ पर ये अप्रोच बता रखी, पूरी अप्रोच कैसे यूज करनी है, क्या क्या यूज करनी है, स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 स्टेप, इतनी सारी स्टेप्स वगैरह बता रखी है, लेकिन बट कंफ्यूजन हो जाते हैं। वो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो वो चीजें इतना टफ नहीं लग रहा है। बेसिकली यही इसी तरह का टॉपिक का क्वेश्चन आता है, आपको पुल डाउन लिस्ट रहेगी उसमें से सेलेक्ट करना होता है। मैंने आपको बोला आपको पूरा फॉर्मेट नहीं बनाना होता है। मल्टीटास्क क्वेश्चन में इस तरह का ही क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है। चलिए यहाँ तक क्या हमारा पार्ट हो गया, फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया। देन अब हम आगे चलते हैं इसी के अंदर। सेकंड पॉइंट हमें क्या बोला है, अ, एक सेकेंड। सेकंड पॉइंट अब हमें और क्या बनाना है, आर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंसोलिडेशन करेक्ट, राइट यस और नो बिसाइड्स ईच स्टेटमेंट। आपको हर स्टेटमेंट के बारे में बताना है तो कि ये सही है या गलत है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है कंसोलिडेशन शो लीगल फॉर्म रेदर देन सब्सटेंस। क्या लिखा हुआ है बेटा, ये लीगल फॉर्म रेदर देन सब्सटेंस।
हम सिर्फ इसके अंदर अब जब हम कंसोलिडेशन करते हैं तो हम इंटर कंपनी ट्रेडिंग्स को क्या करते हैं बेटा, रिमूव करते नहीं करते, so that actual positions would get known by investors or other parties. So at preparation of consolidation, financial statements it should be based on substance rather than legal form. सिर्फ आप उसकी लीगल फॉर्म पर फोकस ना करके उसके सब्सटेंस पे मतलब ओरिजिनल पोजीशन शो करें। ये नहीं तो कि लीगल फॉर्म के लिए आप सारी एसेट्स लायबिलिटीज को ऐड करते जा रहे हैं, बस सर ऐड कर करके दिखाते हैं। नहीं सर, लीगल फॉर्म नहीं दिखाना, हमें उसकी एक्चुअल पोजीशन दिखानी होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उसका इंटर कंपनी ट्रेडिंग्स वगैरह को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है कंसोलिडेशन शोज लीगल फॉर्म रेदर देन सब्सटेंस। नहीं सर, गलत है ये। पॉइंट समझ में आ गया है ये? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन दिया, द पेरेंट्स एंड द ग्रुप शेयर ऑफ सब्सिडियरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज शुड बी एग्रीगेटेड। Yes. यस सर। Yes. ना बेटा, ध्यान से पढ़ो। ग्रुप शेयर ऑफ सब्सिडियरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, हम क्या ग्रुप का 80% पोर्शन ऐड करते हैं या पूरी एसेट्स और लायबिलिटीज को ऐड करते हैं कंसोलिडेशन जब करते हैं? ग्रुप शेयर तो किसमें निकालते हैं? परसेंटेज। ग्रुप शेयर मतलब हो गया ग्रुप परसेंटेज। तो परसेंटेज तो हम किस में लेते हैं? रिटेन अर्निंग्स वगैरह के केस में। आप नॉर्मल एसेट्स और लायबिलिटीज के केस में तो क्या करते हैं, पूरा ऐड करते नहीं करते? Yes, sir. आ रही बात समझ में? तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग हो जाएगा। इज इट क्लियर? फिर आगे लिखा गुडविल इज कैलकुलेटेड यूजिंग द एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यूज। गुडविल हम किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं? एक्विजिशन डेट पर फेयर वैल्यूज को लेते हुए। यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस, करेक्ट है। आगे समझ में ये? फिर आगे दिया हमें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, select the formula which correctly calculate NCI at 31st December 2017 in accordance with IFRS 10 consolidated financial statements। हम यहाँ पर देखें पेरेंट कंपनी ने कितना परसेंट पोर्शन एक्वायर कर रखा था बेटा? 80% पोर्शन। 80%. तो एनसीआई के पास कितना पोर्शन जाएगा? 20% पोर्शन जाएगा क्या? 20. तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है तो कि अगर एनसीआई की हमें क्लोजिंग फिगर निकालनी है तो हम उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? तो बताओ भाई, इसमें से ए, बी और सी में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? ऑप्शन ए, बी और सी? सर बी। ऑप्शन बी करेक्ट। फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन प्लस 20% ऑफ द पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स। हम यही करते हैं क्या बेटा, पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स का 20% लेंगे। कल करा भी था अपन ने उसमें एनसीआई के क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या आएगा, फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई एट एक्विजिशन प्लस पोस्ट 20% ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स। And question number 4, calculate the following figures which will be reported in the repressed consolidated financial statement of financial position। क्या क्या दिया है उसके अंदर उन्होंने पॉइंट्स में? 5th पॉइंट लिखा हुआ है, गलत है। हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना है तो गुडविल का कैलकुलेशन नहीं, गुडविल का नहीं, सॉरी, बैलेंस शीट के अंदर हमें फिगर शो करनी है तो उसमें आप क्या क्या अमाउंट लिखोगे यहाँ पर वो आपको बताना है। बैलेंस शीट के कुछ पॉइंट्स उन्होंने पूछे हैं। इन्वेस्टमेंट,
इन्वेस्टमेंट को हम शो करते हैं क्या बेटा बैलेंस शीट में? No, sir. नहीं करेंगे, तो जीरो। अदर असेट्स, अदर असेट्स अगर हम देखें तो कितने कितने दे रखी है भाई? 6820 और 3470। 6820 प्लस 3470, 10290। क्या क्या लिखा मैंने? 6820, पहले तो लिख देता हूँ 10290, और फिर क्या क्या था? 6820 प्लस 3470। यहां तक का पॉइंट क्लियर? फिर इसके बाद में हम क्या लिखना है हमें? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल किसकी दिखाते हैं बैलेंस शीट में? ओनली पेरेंट कंपनी की। पेरेंट कंपनी की शेयर कैपिटल देखो भाई कितनी दे रखी है? कितनी है बेटा शेयर कैपिटल पेरेंट कंपनी की? 1000। 1000। तो वो आ जाएगा हमारा 1000 पेरेंट ओनली। फिर रिटेन अर्निंग्स हमें शो करना है, तो रिटेन अर्निंग्स का हम यहाँ पर वही कैलकुलेशन कर देते हैं रिटेन अर्निंग्स का। एट 31 दिसंबर 2000, हमारा ये था कौन सा? 17। वही सबसे पहले तो पेरेंट कंपनी और ये सब्सिडियरी कंपनी। रिटेन अर्निंग्स का बैलेंस हमें दे रखा है 6720 और 2600। 6720 और 2600, ये हमें रिटेन अर्निंग दे रखा है। इसमें से क्या करेंगे? प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग माइनस करेंगे। और प्री एक्विजिशन रिटेन अर्निंग आपको क्वेश्चन में दे रखा था कितना? 1.7 मिलियन, मतलब 1700। तो वो हमारा प्री एक्विजिशन हो गया, तो वो 1700 माइनस करेंगे, तो कितना बचा? 2600 माइनस 1700, 900। तो 900 मेरा क्या हो गया? पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग ऑफ सब्सिडियरी। अब इसका हम ऐड करेंगे शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग ऑफ सब्सिडियरी। 900 का कितना परसेंट लेंगे बेटा? पेरेंट के पास कितना? 80%, तो 900 का 80%, 720। तो 6720 प्लस 720, 7440। ये हमारा फिगर आ जाएगा यहाँ पर रिटेन अर्निंग्स के अंदर 7440। कैसे है? वर्किंग नोट से मारा है। और फिर उसके बाद में आएगा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज के अंदर अगर हम बात करें तो दे रखा है 1500 और 370। तो ये दोनों का ऐड करके दिखा देंगे, 1500 प्लस 370, तो ये आ जाएगा आपका 1870। यहां तक का पॉइंट क्लियर? आपके देखो बेटा उन्होंने लिखा हुआ भी है एग्जाम के अंदर, your FFA exam is a computer based exam, so you will not have to set out a full performa as you would in a paper based exam। भाई जैसे आप पेपर बेस्ड एग्जाम में पूरा फॉर्मेट बनाते हो, वो सब कुछ करते हैं, वैसे नहीं आएगा क्वेश्चन। You will be given the financial statement and additional information as above, and you will then complete the consolidated statements by way of separate task। आपको अलग अलग टास्क दिए जाएंगे, उसको आपको कंप्लीट करना होता है। For each of these tasks, such as goodwill on acquisition or NCA, you will be given a performer to complete। आपको परफॉर्मा वगैरह वो सब कुछ पहले से दिया जाएगा, आपको उसको कंप्लीट करना होगा। यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू शो वर्किंग्स। आपको वर्किंग्स वगैरह अलग से शो करने की जरूरत नहीं रहेगी, बट आपको ये चीजें पूरी क्लियर होनी चाहिए। इस एक्टिविटी में कोई डाउट है क्या बेटा इस क्वेश्चन में?
ये एक्टिविटी नंबर 6 हमने कवर किया है, इसमें कोई डाउट है? सॉरी, एक्टिविटी नंबर 6 क्या, ये कौन सा था? एक्टिविटी 6 ही था सर। डाउट है क्या बेटा इसमें किसी को? नो सर। ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये मेरा एक और चैप्टर कंप्लीट हो गया है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इस चैप्टर को कंप्लीट करें। इसी के बाद में कल हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल वो वाला टॉपिक कर लेंगे, और फिर उस बेसिस पर आपके काफी सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस बुक के अंदर, तो आप उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करिएगा, ताकि उन क्वेश्चंस में जो भी डाउट होंगे फिर वो डाउट हम डिस्कस कर लेंगे, हम डाउट क्लास रख करके। तो आपका हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया, और वो पीएनएल वाला भी करा के, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस क्या मिक्सअप में भी हो रहे हैं, तो इसलिए फिर आप वो सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करिएगा, उसका फिर मैं डाउट क्लास रख लूंगा इसका। ठीक है बेटा? सर हाँ बोलिए। सर इससे एक थ्योरी से रिलेटेड एक डाउट था मेरा। हाँ बोलो। सर एक सिंपल सा ही डाउट है, जैसे कि हम जब रिकॉर्ड करते हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट, तो हम जितने भी एसेट्स हैं या फिर जो अपन शेयर होते हैं सारी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या हम्म। इसकी वजह से जो हमारी सब्सिडरी है उसको अब से सारी की सारी वैल्यू रिप्लेस करनी पड़ेगी उसकी बैलेंस शीट में, जो उसकी पर्सनल बैलेंस शीट होती है? पर्सनल बैलेंस शीट में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का कोई लिंकअप नहीं है। आपकी पर्सनल बैलेंस शीट आपकी सेपरेट, वो अलग की अलग ही चलती है। कंसोलिडेशन सिर्फ साल में एक बार किया जाता है, वो कंसोलिडेशन दिखाने के लिए, उसका इससे कोई लिंकअप नहीं होता है। मतलब सर जो उसमें वैल्यू होगी एसेट्स की वो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट पे चलती रहेगी? जी बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने बोला ना, सेपरेट अपने जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही चलते हैं, और कंसोलिडेशन के अंदर हम फेयर वैल्यू पर शो करते हैं। ये चीज मैंने नोट्स में लिखा भी है बेटा आगे। ओके। तो ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसको यहाँ तक का कंप्लीट करें। एक मेजर पार्ट मेरा इस चैप्टर का कंप्लीट हो गया है, बड़ा चैप्टर था, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी सारे टॉपिक्स हमने इसके अंदर रीड आउट करे हैं, इसको अच्छे से एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर दिया है वो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, वो फटाफट से हो जाएगा, उसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर 2 लेक्चर का है, वो मैं फटाफट से कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है बेटा? बाकी का हम कल करते हैं, आज के यहाँ तक का आप कंप्लीट करिए। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन।